राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में हो गया है। समापन में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी वहां पर गए हुए थे। श्रीनगर से लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यात्रा अपने आप में कई अनुभव देने वाला था। जब यात्रा शुरू हुई तभी यह सवाल किया जा रहा था कि यात्रा पूरी होगी या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने असंभव यात्रा को संभव करके दिखाया। साथ ही कश्मीर में यात्रा निकालने और लाल चौक पर झंडा फहराने का काम भी उन्होंने कर दिखाया। यात्रा के दौरान कई जगह राज्य सरकार सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाई, तो छत्तीसगढ़ से युवा कांग्रेस और एनएसवाई की युवा यात्रा को सुरक्षा कवर दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिला, हर वर्ग के लोग शामिल हुए। और भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में कैसे होगा, लेकिन उन्होंने वो भी कार्य कर दिखाया और जाके वहाँ झंडा भी फहराया लाल चौक में। और बर्फबारी में भी राहुल जी का भाषण हुआ, सब लोग थे, सारे दल के लोग थे। तो हम लोगों के लिए भी नया अनुभव था। जिस प्रकार से यूपी में, दिल्ली में जब सुरक्षा दे नहीं पा रही थी, उस समय भी तब हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस एनएसवाई के लड़के सुरक्षा दे रहे थे और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, सफल आयोजन रहा। 1 फरवरी यानी बुधवार को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है और बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी है। कहा है कि यूं तो सारी ट्रेनें बंद की जा रही हैं, लेकिन जगदलपुर में ट्रेन की बहुत जरूरत है। इसके लिए आंदोलन भी हुए। जगदलपुर के साथ ही सरगुजा को भी ट्रेन मिलनी चाहिए। सीएम ने कहा, नगरनार स्टील प्लांट को बचाने के लिए हमने विधानसभा में संकल्प पारित किया है। छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी ट्रेनें की डिमांड है, उसे वो हो जाए। जो नगरनार जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके। हम लोगों ने विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। तो यही बातें हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जो डिमांड हम लोगों ने की कि हमारी जो कोयला के रॉयल्टी का पैसा है, हमारी जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वो हमको दे दे। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी को नई शराब नीति लागू होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नई शराब नीति आने में अभी 1 सप्ताह का समय लग सकता है। तारीख आगे बढ़ने के बाद उमा भारती ने चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी। सीएम ने मुझे बताया था कि 31 जनवरी को नई शराब नीति की घोषणा करेंगे। यदि जनहित में तारीख आगे बढ़ाई गई है तो वो स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भोपाल में मंदिर प्रवास खत्म हो गया है। अब उमा भारती ओरछा जाएंगी और वहां मधुशाला में गौशाला खोलेंगी। उन्होंने कहा कि अब नई शराब नीति का इंतजार नहीं करूंगी, मधुशाला में गौशाला खोलूंगी। उमा भारती ने अवैध खनन और महिला अपराध पर भी कई सवाल उठाए हैं। शराबबंदी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी अयोध्या नगर में पिछले 4 दिनों से उमा भारती यहाँ पर प्रवास पर थी। हालांकि धरना इसको कहा जा रहा था, पर दीदी आपने इसको प्रवास कहा है और आज जो आप यहाँ से जाने वाली है, आगे क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि नई शराब नीति अभी तक घोषित नहीं हुई है। आज तक इसको धरना नहीं कहा। आप मेरे हर ट्वीट को याद करिए। दी अब 31 तारीख हो चुकी है, आज अब नई शराब नीति तो आई नहीं अभी तक। नहीं बनाई, कोई बात नहीं। अब तो मैं ओरछा जाऊंगी और वहाँ एक दुकान है जो बहुत गलत खुली है, ओरछा के गेट पे है, और वो जिस गांव के लिए आवंटित है उस गांव से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो ठीक से विधि विभाग ने उसकी लड़ाई नहीं की। मुख्यमंत्री से आपकी चर्चा हुई थी और शराब नीति को लेकर उन्होंने कहा था कि नई शराब नीति आएगी और बातों का ध्यान रखा जाएगा, आपका तमाम जो बातें थी। पर लेकिन अब जब शराब नीति नहीं हुई है तो नया अभियान आपने शुरू करने की बात की है कि मधुशाला में गौशाला। ये तो मेरा पहले से तय था, ये अभियान नहीं है।
बहुत शराब नीति जब आएगी मैं तो उनका बहुत अभिनंदन करूंगी, शिवराज जी का। बहुत खुशियाँ मनाऊंगी, पटाखे फोड़ूंगी, फुलझड़ियाँ छोड़ूंगी। मुझे बहुत मज़ा आता है फुलझड़ियाँ छोड़ने में, आनंद मनाऊंगी, भैया का अभिनंदन करूंगी। मेरा भाई एक महापुरुष है मेरी नज़र में। नहीं वो नहीं, ये तो मेरा पहले से तय है, मुझे मधुशाला में गौशाला खोल ही देनी है। जगह है ना, शेड वगैरह बने हुए हैं। तो उमा भारती मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री, बीसीबी की सीनियर नेता, निश्चित तौर पर शराबबंदी को लेकर जो उनका अभियान है उसमें जो अवैध दुकानें हैं उन पर अब गौशाला खोलने की बात उनके द्वारा यहाँ पर कही गई है और आगे जो है ओरछा से मधुशाला के अंदर गौशाला उमा भारती के द्वारा खोली जाएगी। ये ऐलान उन्होंने राजधानी भोपाल से किया है। कैमरामैन दीपक के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन को लेकर मंगलवार को बीजेपी ने राजधानी रायपुर में रणनीति तैयार की है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने संभागीय प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में प्रदेश भर में 11 से 20 फरवरी तक विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार से इस सरकार ने वादा खिलाफी किया, अपने शिलापट को लगाने में और अपने नाम को चिपकाने के कारण लाखों गरीबों का जो आवास बन सकता था उस पैसे का तो बंदरबाट किया ही, साथ ही साथ गरीब के आशियाने को बनाने से इनकार कर दिया। तो इस सरकार के खिलाफ एक पूरा जनाक्रोश इस मुद्दे पर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहे बदलाव को लेकर प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि हमारे यहां 3 साल में स्ट्रक्चर बदलने की परंपरा है। हमारे यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मौका मिलता है। हमारे साथ प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन जी भी यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए आए थे और यहाँ पर उन्होंने पुराने जो युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी उनकी बैठक ली है। मोर आवास मोर अधिकार जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर भी बैठक ली है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आप लोगों की क्या योजना है? देखिए, जिस प्रकार से पंचायतों में लगातार जन आक्रोश है, जो गरीबों का आशियाना का पैसा वापस किया इस सरकार ने केवल अपने चेहरे को चमकाने के लिए, गरीबों का आशियाना जो छीना है, पूरे जनता में उसका आक्रोश है। और पंचायत स्तर पे आप कह सकते हैं अब तक करीब 4 से 5 हजार पंचायतों में कार्यक्रम हो चुके हैं और हर एक पंचायतों में सैकड़ों लोग निकल के आ रहे हैं कि ये सरकार ने हमारे साथ ये किया है। तो अब ये जनाक्रोश निश्चित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी होगा। तो आप स्पष्ट मानिए कि मोर आवास जो गरीब का आशियाना छीनेगा उसको मुख्यमंत्री आवास में रहने का मौका नहीं मिलने जा रहा है। ये भूपेश सरकार को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में बदलाव का दौर चल रहा है। मोर्चा प्रकोष्ठ के पूरी टीम बदल दी गई, प्रभारी बदल दिए गए, जिला अध्यक्ष बदल दिए गए। ऐसा भी, ये भी इस बात की भी चर्चा है कि इस बार विधानसभा में नए चेहरे नजर आएंगे। इसको लेकर देखिए, एक चीज समझिए, स्ट्रक्चरल चेंज हर स्तर पे होता है और यही हमारी पार्टी की खूबसूरती भी है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मौका मिले और हर व्यक्ति के काम का दायित्व समय समय पर चेंज होता है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि नए सदस्य जुड़ रहे हैं, पूरा परिवार है और जो सदस्य जुड़ नहीं पाए हैं मोर्चा प्रकोष्ठ से या नई सूची में, उनको नए नए दायित्व यहाँ पर दिए जाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर धान खरीदी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा है कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ढेला भर भी पैसा नहीं देती। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार एक ढेला भी नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में झूठ बोल रहे हैं। पूरे देश में बताएं कि कहां पे धान खरीदी हो रही है। हमारी सरकार ने 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। क्या धान खरीदी केंद्र करती है, इसका ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को सरकार में जाने के बाद आया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम पुराने पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करेगी। चुनावी वर्ष में भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारियों को युवा मोर्चा की नई टीम के साथ तालमेल जमाने की कोशिश की है और प्रदेश सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर अभियान चलाने का टास्क दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। कांग्रेस पिछले चुनाव में छिंदवाड़ा सीट ही जीत सकी है। बाकी सभी 28 सीटों पर कांग्रेस की तगड़ी हार हुई, वो भी उन सीटों पर जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। बात करें तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की 10 आरक्षित सीटों भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन, मंडला, रतलाम, खरगोन, बैतूल पर पिछले 2 चुनाव से वो हार रही है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत पूंजी बनकर सामने आएंगे। 10 आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने काम प्रारंभ किया, ये वाक्य अपने आप में हास्यास्पद है। कमलनाथ जी अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए और राहुल गांधी को संदेश देने के लिए करते रहते हैं। इनका जमीन पर न कभी प्रभाव था और न कभी होगा। जबलपुर में अब 1000 वर्ग फीट तक के मकानों के नक्शे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 24 घंटे में पास कर दिए जाएंगे। जबलपुर नगर निगम की MIC यानी मेयर इन काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। करीब 3.5 घंटे चली MIC की बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। सिंगल विंडो 1000 फीट के जितने भी मकान हैं अब 24 घंटे के अंदर पास हो जाएंगे। उसके ऊपर के जो नक्शे हैं उस पर आज ये तय किया गया है कि बहुत जल्द एक प्लानिंग करके प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि हम कैसे नक्शों को सिंगल विंडो की कर सकते हैं और कम से कम कितने दिनों में नक्शे पास किए जाएंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने चालू की है। आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज की पदयात्रा दूसरे दिन बस्तर जिले में प्रवेश की है। पदयात्रा 13 फरवरी को रायपुर पहुंचेगी, जहां सर्व आदिवासी समाज राजभवन का घेराव करेगा। कोई पार्टी विशेष या कोई वर्ग विशेष का है तो नहीं, सीधा आदिवासी समाज के हक और अधिकार की बात है जो अभी तक लंबित है और युवा भी हमारे संपर्क में है। हस्ताक्षर नहीं होने के कारण आज हमारे आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं, पढ़ाई में हो चाहे नौकरी हो चाहे और बहुत से प्रमोशन होना है, वो उनके कारण आज रुकी हुई है। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल को हटाने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ खुद व्यापारी और खुद कांग्रेसी नेता भी लामबंद हो गए। 2 हफ्ते से स्थानीय लोगों के साथ नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे रोज रैली और प्रदर्शन कर धरना स्थल हटाने की मांग कर रहे हैं। हम सब त्रस्त हैं, हॉस्पिटल वाले त्रस्त। वर्तमान में जहां धरना स्थल है वो कंप्लीट रिहायशी इलाका है। दानी स्कूल, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, महंत कॉलेज, यहाँ के बच्चे घंटों ऑटो में 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। वो छोटे छोटे बेचारे बच्चों का क्या दोष है। इन क्षेत्रों से 100 ले जाना मुश्किल हो गया है। परिजन इतने त्रस्त हो चुके हैं, आखिर इनकी भावनाओं को हर आदमी आकर हमको बोलता है और इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस धरना स्थल को हटाना ही पड़ेगा। जब तक अगर नहीं हटा तब तक ये आंदोलन जो है वो अनवरत प्रतिदिन जारी रहेगा। चर्चा चल रही है, अंतिम स्तर पे है और ऑलरेडी जनप्रतिनिधियों से भी उस विषय पे बात हुई है। अलग अलग ऑप्शंस को भी देखा गया है, तो इसके संबंध में मेरी और SP और जो अन्य जो अधिकारीगण हैं उनकी बैठक होगी और उसमें उसके पश्चात एक निर्णय लिया जाएगा। और रायपुर से खबर यह है कि CM भूपेश बघेल कल 4 मंत्रियों से चर्चा करेंगे। विभागीय बजट पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। इसमें TS सिंहदेव हैं, ताम्रध्वज साहू हैं और प्रेम साय टेकाम के साथ शिव डहरिया हैं। ये वो 4 मंत्री हैं जिनके साथ भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। विभागीय बजट पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसमें ताम्रध्वज साहू, TS सिंहदेव और शिव डहरिया के साथ साथ प्रेम साय टेकाम का नाम भी है। चलिए अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर 19 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे जिला अस्पतालों में सैंपल कलेक्शन का कार्य बाधित हो रहा है। मरीजों से सैंपल कलेक्शन में देरी हो रही है। हालांकि विभाग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन जिला अस्पतालों में पर्याप्त अमला न होने के कारण मरीजों को कतार में लगना पड़ रहा है। कल हम लोगों की एक मीटिंग होने वाली थी हेल्थ कमिश्नर साहब के पास, मगर वो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था, बट अचानक गवर्नर साहब के साथ उनकी मीटिंग होने की वजह से उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल हुई है। और अगर इसी तरह का सरकार का रवैया रहा और आगे भी अगर मीटिंग ज़्यादा डिले होती है तो फिर हम थोड़ा उग्र कदम अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टरों की तलाश तेज हो गई। रायपुर जिले के ठगी के 47 मामले दर्ज है, वहीं पुलिस 75 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर चुकी है। 32 कंपनियों के संपत्ति को जो चिन्हित करके कुर्की के लिए कलेक्टर सर को भेजा गया है
इनमें से जो 14 प्रकरण है जो कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से संबंधित है, उनको संबंधित कलेक्टर को भेजा गया है। और जिन 12 प्रकरणों में अंतिम आदेश कुर्की के हुए हैं, उसमें से 6 प्रकरणों में कुर्की की कार्रवाई भी पूरी हो गई है, जिसमें से जो 2 कंपनियां हैं, दिव्यानी और निर्मल इंफ्रा, उसका 6 करोड़ 15 लाख जो है निवेशकों को वापस राशि अलग अलग तिथियों में लौटाई गई है। और 3 करोड़ 54 लाख जो है अभी पैसा निविदा से आकर के नीलामी से मिला है, जिसको अभी प्रक्रिया चल रहा है। और इसी प्रकार से डायरेक्टर में 75 डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में रायपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभी लगभग 78 गिरफ्तार होने के लिए डायरेक्टर बचे हैं, जिसके के लिए अलग अलग जगहों में अभी टीम भेजी गई है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ऑनलाइन इंस्टेंट लोन से बच कर रहे हैं, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहां इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर वसूली करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को ब्लैकमेल करके वसूली करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को कस्टडी में ले लिया है, यानी गिरफ्तार कर लिया है। हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक को जयपुर से किया है, दूसरे को जो है मुंबई से किया है। पूरा का पूरा तरीका कुछ इस तरीके से था कि जो लोड ऐप इंस्टॉल करने के बाद डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसमें इन लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। 20 से ज़्यादा फर्जी अकाउंट्स बनाए थे। लोकल लोगों को जो है उनके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके, उनके OTP को यूज करके जो है ये फ्रॉड अकाउंट्स बनाए जाते थे और फाइनली जो है ये पैसे जो है इंडिया से बाहर जाते थे। बलरामपुर जिले के वाड़फनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। सड़क हादसे में घायल पांडो जनजाति की महिला को एक नर्स ने एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दी, जिससे महिला की हालत बहुत खराब हो गई। महिला की तबीयत बिगड़ते देख गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। रात में एक RTA का केस आया था, महिला पंडो थी और उसी के संज्ञान में आया है कि एक्सपायरी बोतल उसको लग गया है। तो संबंधित को, जो भी संबंधित जिम्मेदार हैं, उनको नोटिस जारी करके उचित कार्रवाई जो भी होगा किया जाएगा। मैडम लोग क्या किए थे, एक्सपायरी उसका डेट ख़त्म हुई थी। 10वां महीना 2022 का एक्सपायरी बाटल चढ़ी थी। बिलासपुर में रेत घाटों का नए सिरे से आवंटन होना है। इसके लिए पहले से संचालित सभी रेत घाटों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। वहीं खनिज विभाग ने नीलामी के लिए नए सिरे से टेंडर का काम शुरू किया। टेंडर प्रक्रिया के बाद रेत घाटों की नीलामी शुरू होगी। रेत घाट जो टेंडर हमने डाला हुआ था, उस टेंडर में 3 तारीख से नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बोली लगने के लिए। जो 9 तारीख तक बोली डलेगी उसमें, और 10 तारीख को हम उसकी बोली ओपन करेंगे। उसका रेत खदान जो रहेगी, जो सफल बोलीदार रहेगा वो आगे की कार्रवाई करेगा उसमें। बाकी जो मुद्दे जहाँ पे अवैध उत्खनन परिवहन पे, तो उसमें विभाग लगातार कार्रवाई कर। SCCL हसदेव क्षेत्र के खोंगा पानी इलाके में कोयले की धूल से हवा प्रदूषित हो रही है। उड़ रही धूल को लेकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है और वेस्ट झगड़ा खांड कलारी पहुंचकर निकलने वाली कोयले की धूल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कालरी प्रबंधन को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और लोगों को डस्ट से राहत देने का आश्वासन दिया। कोयले का जो डस्ट इधर फैला हुआ है, उन सब के बारे में निरीक्षण किया और निरीक्षण करके मेरे द्वारा कालरी प्रबंधन को कोयले का डस्ट तत्काल हटाने निर्देशित किया गया। पानी का छिड़काव कराने निर्देशित किया गया। रायगढ़ जिले के लैंड रिकॉर्ड को आधार से लिंक कराने का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भी प्रशासन आधार सीडिंग को लेकर गंभीर नहीं है। जानकर हैरत होगी कि पिछले 2 सालों में महज 54% जमीनों के रिकॉर्ड ही आधार से लिंक हो पाए हैं। आधार लिंक नहीं कर पाए क्योंकि प्रशासन सुस्त है। दूसरी चीज, लोग बाग डरते होंगे कि कहीं से हमारी संपत्ति का खुलासा होगा तो इनकम टैक्स या तो वो, इसमें जमीन पर तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनको डरना नहीं चाहिए और सबको आना चाहिए और प्रशासन को जागरूक करने का काम भी करना चाहिए। जानकारी हम लोगों को देते रहते हैं समय समय पे कि इससे कोई ऐसे नुकसान नहीं है, वो केवल एक अपडेशन है। जैसे भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने की या उसमें कोई भूमि संबंधी प्रॉब्लम होने की वो कम होगा प्रतिशत उससे।
रायपुर में कई वार्डों में 24 घंटे पेयजल सप्लाई करने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की योजना के तहत खुदाई का पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। पुरानी बस्ती, एमजी रोड, मौदहापारा, मालवी रोड और नहरपारा समेत कई वार्ड जहां पर सड़कों पर खुदे हुए गड्ढे हादसों का कारण बन सकते हैं। ठेकेदारों को खुदाई से लेकर सड़क मरम्मत का काम 20 दिन के अंदर करना है, लेकिन ये पूरा होता नहीं दिखता। लगातार मैं बोलते रहता हूँ गड्ढा में आप फिलिंग कीजिए, बजरी डालिए, मगर इन लोग हाव हाव बोलते हैं और कोई डालने आता नहीं है। ये कितने दिन पहले खुदाई हुई थी? ये कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 20-25 दिन हो गया। आज तक डाले ही नहीं है बजरी? नहीं, बजरी नहीं डाले हैं, बोलने के बाद भी नहीं डाल रहे हैं। बस डालेंगे बोलते हैं, कल हो जाएगा बोलते हैं, आते नहीं है। ये 20-25 दिन हो गए यहाँ छोड़े। हम ही लोग गिर गए हैं 2 बार 3 बार, बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी धंस जाती है यहाँ पर, क्या करेंगे बताइए आप। कार आता है, कार फंस जाता है, बच्चे लोगों का पैर फंस जाता है, बहुत तकलीफ हो रही है। वो उसी गड्ढा खोद के चले गए हैं, बहुत दिन हो गए, नहीं डाले, कुछ नहीं डाले। जहाँ पर भी गड्ढे खोदे जा रहे हैं उस पे उनको निर्देश दिए गए हैं संबंधित कार्य एजेंसी को भी कि वो उसको ढकने की भी कार्रवाई लगातार साथ साथ करते रहें। जहाँ जिस भी पॉइंट पर ऐसी कोई शिकायत आ रही है उसके लिए भी हमने अपने तकनीकी अधिकारियों से कहा है कि उस पर तुरंत कार्रवाई करें। रायगढ़ निगम क्षेत्र में 7 साल पहले प्लानिंग की गई 25 सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण का काम अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत जद्दोजहद के बाद 16 सड़कें बनाई गई हैं। बीजेपी शासनकाल में रायगढ़ की जिले की सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जिसके तहत 25 सड़कों का निर्माण होना था। जांच तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि वो रायगढ़ के विकास के लिए, रायगढ़ के शहर के निर्माण के लिए आई हुई राशि थी, और वो कार्य ना होकर उस राशि का खत्म हो जाना, उसका अता पता न होना निश्चित रूप से दर्शाता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है ये सरकार। सिंधिया परिवार के ट्रस्टों की जमीन के मामले में आज ग्वालियर की जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान जिला कोर्ट ने सिंधिया परिवार के कमला राजा ट्रस्ट को जवाब देने का अधिकार खत्म कर दिया। कोर्ट के द्वारा बार बार ट्रस्ट को नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से इस मामले में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जिस पर उन्होंने मुआवजा मांगा है कि ये हमारी जमीन पर बना है, इस पर सरकार हमें मुआवजा दे। जिस पर उन्होंने मुआवजा मांगा है कि ये हमारी जमीन पर बना है, इस पर सरकार हमें मुआवजा दे। जिस पर से विगत कई सालों से मामला पेंडिंग चला आ रहा है, जिस पर से गवर्नमेंट ने एक आवेदन भी पेश किया था, जिसका जवाब कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट को देना था, किंतु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो कल न्यायालय ने इसको एक पक्षी करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप इसका फाइनल उनको जवाब देने का अधिकार है वो उनका समाप्त कर दिया और इसमें आर्गूमेंट के लिए 3 फरवरी नियत कर दी है। सीजीपीएससी साक्षात्कार के रिजल्ट पर लगाई गई रोक के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2022 की परीक्षा के अंतिम निर्णय पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में संभावित है। और सैटेलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ।